नमस्कार दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या बताई गई, वकिंघम के द्वारा क्या बताई गई, फ्रीमैन के द्वारा क्या बताई गई, डियरबार्न के द्वारा क्या बताई गई, यानी आदि मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं दी गई थी उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले वीडियो के अंतर्गत। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा बुद्धि के सिद्धांत, जो यूपी टेट, यस टेट, सुपर टेट, सी टेट और रीट यानी ऑल स्टेट टेट जो होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता कौन माने जाते हैं, दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर और चलते हैं। बुद्धि के अंतर्गत परिभाषाएं बताया गया था कि वकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, डियरबार्न ने कहा था कि बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, और टर्मन महोदय ने कहा था कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी उसको हम लोगों ने समझा था तथा पढ़ा था। तो आते हैं आज बुद्धि के सिद्धांत, और पहला जो सिद्धांत हम लोगों का रहेगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के कई उपनाम बताए गए और वह कौन कौन से नाम है। तो इस सिद्धांत को एक तत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसी सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जो प्रश्न पूछता है वह डायरेक्टली यह पूछ देता है कि एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, या एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता कौन है। तो यदि हम लोग इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे और जान भी जाएंगे, ठीक है ना। तो आते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं बीने महोदय अर्थात अल्फ्रेड बीने महोदय को माना जाता है। अल्फ्रेड बीने महोदय को माना जाता है। एक कारक सिद्धांत कौन दिए थे? तो अल्फ्रेड बीने महोदय। एक कारक सिद्धांत को इंग्लिश में यूनिटरी थ्योरी के नाम से जानते हैं। यूनिटरी थ्योरी के नाम से एक कारक सिद्धांत को जानते हैं। यह जो प्रतिपादक करता है इस सिद्धांत के माने जाते हैं अल्फ्रेड बीने महोदय माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि बुद्धि जो है एक अविभाज्य इकाई है। लेकिन इसे जानने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक करता थे अल्फ्रेड बीने महोदय थे, तथा एक कारक सिद्धांत का समर्थन कौन कौन लोग किए थे। तो स्टर्न किए थे, टर्मन महोदय किए थे और एबिंगहास महोदय के द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया था, ठीक है ना। यानी एक कारक सिद्धांत के जो समर्थन करता कौन कौन लोग हैं, तो स्टर्न महोदय, टर्मन महोदय, एबिंगहास महोदय। अब देखिए स्टर्न महोदय के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि आईक्यू अर्थात बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था। और टर्मन महोदय के बारे में आपको बताया गया था कि बुद्धि की परिभाषा इन्होंने दिया था टर्मन महोदय कि जो बुद्धि होता है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता होती है। और टर्मन महोदय के द्वारा सूत्र दिया गया था कि बुद्धिलब्धि बराबर अर्थात IQ इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100 होता है, जो यह डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है।
स्टर्न महोदय ने IQ का जो सूत्र दिए थे, इन्होंने कितना क्या बताए थे, तो IQ इक्वल टू MA/CA, बस इतना ही इन्होंने बताया था। लेकिन बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र टर्मन महोदय के द्वारा 1916 ईस्वी में दिया गया था। एबिंगास महोदय के बारे में आप जानते हैं कि अधिगम मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एबिंगास महोदय को माना जाता है। ठीक है ना। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे मानते हैं? तो एबिंगास महोदय को मानते हैं। एबिंगास महोदय के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको अनाभ्यास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अनाभ्यास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एबिंगास महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अनाभ्यास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एबिंगास महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एबिंगास महोदय को माना जाता है। ठीक। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने महोदय हैं, और इस सिद्धांत का जो समर्थन किए थे कौन कौन लोग थे? स्टर्न महोदय, टर्मन महोदय और एबिंगास महोदय। ठीक है ना। स्टर्न महोदय ने IQ इक्वल टू बताया था MA/CA होता है। टर्मन महोदय ने बताया था IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100 होता है। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगास को माना जाता है, और इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था अनाभ्यास का सिद्धांत एबिंगास के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अब हम लोग यह जानेंगे कि एक कारक सिद्धांत क्या बताता है, या एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या बातें बताई गई थी। तो आइए, एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया गया था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। अर्थात बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत यह भी बताया गया था कि बुद्धि को एक शक्ति के रूप में माना जाता है। बुद्धि को एक शक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। यानी एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना गया है इस सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है ना। और यह भी बताया गया कि बुद्धि जो होता है एक मानसिक एक क्या है? एक शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक शक्ति के रूप में माना गया है। और इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह भी बताया गया था एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत कि बुद्धि वह शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित करती है। ठीक है ना। तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। बुद्धि वह शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित करती है। तथा व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती है। यह इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था। यानी एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत, या एक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत, या निरंकुशवादी सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था कि बुद्धि एक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित करती है तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत का प्रकाशन जो किया गया था सन 1911 ईस्वी में किया गया था। इस सिद्धांत का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। तो ये जो सिद्धांत था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत,
आपके एग्जाम में पूछ देता है एक कारक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है या प्रतिपादक कर्ता कौन है, तो आप बताएंगे अल्फ्रेड बीने महोदय हैं। कौन है? अल्फ्रेड बीने महोदय। और अल्फ्रेड बीने महोदय के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने मानसिक आयु शब्द दिए थे। मानसिक आयु शब्द कौन दिया था? तो अल्फ्रेड बीने। और आप ये भी जानते हैं कि प्रथम बुद्धिलब्धि परीक्षण के जन्मदाता या बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, प्रथम बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता या बुद्धि मापन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अल्फ्रेड बीने महोदय को माना जाता है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का जो दिया गया है वह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना? द्विकारक सिद्धांत या इसी को द्विखंड या इसी को द्वितत्व का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना? इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? द्विकारक सिद्धांत को तो टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है? यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था या प्रतिपादक कर्ता कौन है? तो आपका उत्तर होगा स्पीयरमैन। ठीक है ना? यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो स्पीयरमैन महोदय माने जाते हैं। ये जो थे इंग्लैंड के निवासी माने जाते हैं। कहाँ के निवासी? इंग्लैंड के निवासी माने जाते हैं। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का या द्विखंड सिद्धांत का प्रकाशन किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रकाशन किया गया था। और इस सिद्धांत के अंतर्गत चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा यह बताया गया कि बुद्धि जो होता है दो तत्वों से मिलकर बना होता है। बुद्धि दो तत्वों से बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? यानी द्विकारक, द्वि से स्पष्ट, द्वि का मतलब दो और कारक का मतलब कारक यानी तत्व या खंड। आप कह सकते हैं कि द्विखंड का सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, प्रकाशन किया गया था 1904 ईस्वी में। और इस सिद्धांत के अंतर्गत स्पीयरमैन के द्वारा यह बताया गया कि बुद्धि जो होता है दो तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से? दो तत्वों से मिलकर बना होता है। और अर्थात आप यह कह सकते हैं कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। और वह दो प्रकार की मानसिक योग्यता कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है सामान्य कारक या आप कह सकते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको इंग्लिश में जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं। जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या बताया गया था? विशिष्ट कारक या विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यानी बुद्धि जो होता है दो तत्वों से मिलकर बना होता है या दो कारकों से मिलकर बना होता है। अर्थात सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। और वह दो प्रकार की मानसिक योग्यता कौन कौन सी होती है? तो एक सामान्य कारक होती है
जिसको शॉर्ट में जीएफ के नाम से भी जानते हैं, जीएफ के नाम से जानते हैं। और दूसरी प्रकार की जो मानसिक योग्यता होती है विशिष्ट कारक, जिसको विशिष्ट मानसिक योग्यता के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में एसएफ फैक्टर यानी यस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी यह भी क्वेश्चन कर देता है कि बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत है जो एस एफ तथा जी एफ मॉडल पर आधारित है, तो आपका उत्तर होगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात जी फैक्टर के अतिरिक्त कुछ न कुछ यस फैक्टर भी पाए जाते हैं, अर्थात विशिष्ट मानसिक योग्यताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है ना। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर के अतिरिक्त कुछ न कुछ यस फैक्टर भी पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ न कुछ क्या पाए जाते हैं? यस फैक्टर पाए जाते हैं। और द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जितने क्षेत्रों में या विषयों में कुशल होता है उस व्यक्ति में उतनी यस फैक्टर की प्रधानता पाई जाती है या विशिष्ट मानसिक योग्यता पाई जाती है। लेकिन इसी सिद्धांत में यह भी बताया गया कि एक व्यक्ति में एक से अधिक अगर विशिष्ट योग्यताएं हैं तो उन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है, कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं, यस फैक्टर है, तो उन व्यक्ति में कोई विशिष्ट या कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। इसी सिद्धांत में बताया गया है द्विकारक सिद्धांत में। और इसके अंतर्गत द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत चार्ल्स स्पीयरमैन महोदय ने या द्विखंड सिद्धांत के अंतर्गत चार्ल्स स्पीयरमैन महोदय ने यह भी कहा था कि जिस व्यक्ति में जी फैक्टर अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। जिस व्यक्ति में जी फैक्टर अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है? बुद्धिमान होता है। यह भी बात द्विकारक सिद्धांत अर्थात चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा जो दिया गया था, इसके अंतर्गत उनके द्वारा बताया गया था, चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया था। ठीक है ना। लेकिन एक बात हम लोगों को यह भी जानना पड़ेगा कि जो जी फैक्टर होता है या जनरल फैक्टर जो होता है या जो सामान्य कारक होता है, यह जन्मजात होता है। यह क्या होता है? जन्मजात होता है। तथा जो दूसरा एस फैक्टर होता है या स्पेसिफिक फैक्टर या सामान्य मानसिक विशिष्ट मानसिक योग्यता, ये जो होता है यह वातावरण से अर्जित किया जाता है। यह क्या किया जाता है? वातावरण से अर्जित किया जाता है। यह जो था द्विकारक सिद्धांत जो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया है, इसी सिद्धांत में ये सब बातें बताई गई हैं। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, अर्थात सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं को करने के लिए दो प्रकार की मानसिक योग्यता यानी सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। और वह दो प्रकार की मानसिक योग्यता कौन कौन सी होती है? तो एक सामान्य कारक होता है या सामान्य मानसिक योग्यता होता है, और जो दूसरा होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता या विशिष्ट कारक। ठीक है ना। जिसको यस फैक्टर और सामान्य कारक को जी फैक्टर के नाम से जानते हैं। जी फैक्टर जो होता है जन्मजात होता है। जी फैक्टर क्या होता है? जन्मजात होता है। और यस फैक्टर जो होता है अर्जित होता है, वातावरण से अर्जित किया जाता है। यह भी बात पढ़े हम लोग कि जिस व्यक्ति में जी फैक्टर अधिक पाया जाता है वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है? बुद्धिमान होता है। और प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट यानी यस फैक्टर भी पाया जाता है। और जो व्यक्ति जितने क्षेत्रों में या विषयों में कुशल होता है उस व्यक्ति में उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति एक से अधिक विशिष्ट योग्यता रखता है तो उन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया। इसके बाद एक सिद्धांत और दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा,
और उस सिद्धांत का नाम है त्रिखंड का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिखंड का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत। त्रिखंड सिद्धांत। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तभी आपका उत्तर होगा चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपको बात यह भी याद करना होगा कि बुद्धि का अगर त्रिपाची सिद्धांत पूछता है तो आपका उत्तर होगा कि त्रिपाची सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिपाची सिद्धांत दिया गया था। लेकिन त्रिखंड सिद्धांत जो दिया गया है वह चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन महोदय ने कहा था कि बुद्धि जो होता है तीन तत्वों से मिलकर बना होता है, तीन खंडों से मिलकर बना होता है। और वह तीन खंड कौन कौन से होते हैं? तो इन्होंने कहा था कि पहला खंड जो होता है सामान्य कारक होता है, और दूसरा जो होता है विशिष्ट कारक होता है, और तीसरा जो होता है सामूहिक कारक होता है। सामूहिक कारक होता है, ठीक है ना, सामूहिक कारक। यानी त्रिखंड सिद्धांत के अंतर्गत स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया कि बुद्धि के अंतर्गत तीन तत्व होते हैं, तीन तत्वों से मिलकर बुद्धि बना होता है, तीन खंडों से मिलकर बुद्धि बना होता है। और वह तीन खंड कौन कौन से होते हैं? तो सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक, ठीक है ना। इसे अगर ग्राफ से देखा जाए तो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया कि ये जो होता है यह जी फैक्टर है, और ये जो होता है यस फैक्टर है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ गया ये, इसे ही क्या कहा गया है? तो सामूहिक फैक्टर कहा गया है। सामूहिक फैक्टर या सामूहिक कारक बताया गया है। तो इतना हम लोगों को जानना जरूरी है कि त्रिखंड सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के कितने खंड बताए, कितने प्रकार बताए गए थे? तीन प्रकार, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक, जो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला जो सिद्धांत पढ़ेंगे, जो सी टेट में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हालांकि यूपी टेट में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सी टेट में ही बन जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन सी टेट में बार बार जो हमेशा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन कर देता है, उस सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उस सिद्धांत का नाम है बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत, जिसको बहुबुद्धि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना। ये जो सिद्धांत है सी टेट के लिए, सी टेट में यहां से बार बार, यूपी टेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। यानी किसी भी स्टेट का टेट आप देते हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया था, या इसके जो प्रतिपादक करता थे उनका नाम था, उनका नाम हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर, ठीक है ना। यानी बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत दिया गया है। यह बुद्धि के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो यह सबसे नवीन सिद्धांत माना जाता है, और इस सिद्धांत का प्रकाशन किया गया था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रकाशन किया गया था, ठीक है ना। और इस सिद्धांत में तीन बातों पर विशेष बल दिया गया है, तीन बातों पर विशेष बल दिया गया है।
कौन कौन सी बातें? तो बहुबुद्धि सिद्धांत में यह बताया गया कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है ना? यानी इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो यही बताया गया है कि बुद्धि का स्वरूप, पहली बात, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के क्या होती है? बहुआयामी होती है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती हैं। प्रत्येक बुद्धि क्या होती है? एक दूसरे से अलग होती हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया। और दूसरी बात क्या बताया गया? कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, परंतु बुद्धि के प्रकारों में अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बुद्धि के प्रकारों में अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरी बात, बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता पाई जाती है। यानी जो हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुआयामी का सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत का प्रकाशन किया गया था 1983 ईस्वी में। इसमें तीन पक्षों पर या तीन बातों पर विशेष बल दिया गया था। पहली बात यह बताया गया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। दूसरी बात यह बताया गया कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, परंतु बुद्धि के प्रकारों में अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं पाई जाती हैं। यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। तथा हावर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत को या इस सिद्धांत के कई प्रकार बताए थे कि मुख्यतः इस सिद्धांत के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो 8 प्रकार माने जाते हैं। फिर संशोधन करके 9 प्रकार किए गए थे। ठीक है ना? तो आते हैं बुद्धि के प्रकार यानी बहुआयामी सिद्धांत में। तो पहला बताया गया था भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जिस व्यक्ति में भाषा संबंधी विकास या क्षमता, जिस व्यक्ति में भाषा संबंधी क्षमता पाई जाती है, उस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि की प्रधानता होती है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे? तो इसके अंतर्गत वकील, कवि, अध्यापक। ठीक है ना? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? तो वकील, कवि, अध्यापक, इतिहासकार आदि। ये लोग जो है भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? और जो दूसरा प्रकार बताया गया था तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। और जिस व्यक्ति में तार्किक गणितीय बुद्धि की प्रधानता होती है, वह व्यक्ति गणित के तर्क करने की क्षमता तथा गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता उस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है ना? तार्किक गणितीय बुद्धि जिस व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता पाई जाती हो,
गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता पाई जाती हो तो उन व्यक्तियों में किस बुद्धि की प्रधानता होगी? तो तार्किक गणितीय बुद्धि की प्रधानता होगी। जैसे में इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे तो आप बता सकते हैं गणितज्ञ या गणित शास्त्री भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक, ये लोग किसके अंतर्गत आते हैं? तो तार्किक गणितीय बुद्धि इन लोगों में पाई जाती है। ठीक। तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार जो बताया गया है अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि, अस्थानिक बुद्धि, इस बुद्धि का उपयोग प्रायः व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा के दौरान करता है तथा अपने मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने के लिए किस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति करता है? तो अस्थानिक बुद्धि का व्यक्ति प्रयोग करता है। इसे दैसिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, दैसिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? तो नौचालक, पायलट, ठीक है ना, मूर्तिकार, शिल्पकार, ठीक है ना। यानी नौचालक, पायलट, मूर्तिकार, शिल्पकार, ये लोग, इन लोगों में अस्थानिक बुद्धि की प्रधानता पाई जाती है। और चौथा प्रकार जो बताया गया था वह चौथा प्रकार शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि यानी जिस व्यक्ति में शारीरिक गतिक बुद्धि की प्रधानता पाई जाती है वह व्यक्ति अपने शरीरों पर नियंत्रण उचित प्रकार से कर लेता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? तो आपको हो सकते हैं जिम्नास्टिक, यानी जो लोग व्यायाम करते हैं उन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। वह अपने शरीरों पर नियंत्रण उचित प्रकार से रख पाते हैं इसी कारण, ठीक है ना। जिम्नास्टिक, नर्तक, जो लोग नृत्य करते हो, जो लोग डांस करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों में शारीरिक गतिक बुद्धि की प्रधानता होती है, ठीक है ना। सर्कस, सर्कस करने वालों में शारीरिक बुद्धि की प्रधानता होती है। डॉक्टर, डॉक्टरों में भी कौन सी बुद्धि की प्रधानता? शारीरिक गतिक बुद्धि की प्रधानता पाई जाती है। ये लोग जो है अपने शरीर पर नियंत्रण जो उचित प्रकार से रख पाते हैं, इसी कारण इन लोगों में कौन सी बुद्धि की प्रधानता मानी गई है? शारीरिक गतिक बुद्धि की प्रधानता मानी गई। और इसके बाद जो अगला प्रकार है सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति में संगीत या सांगीतिक बुद्धि की प्रधानता होती है वह व्यक्ति संगीत के क्षेत्रों में विकास करता है। जैसे में इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आ सकते हैं? तो गायक, गायिका, इन लोगों में किस बुद्धि की प्रधानता होगी? तो शारीरिक सांगीतिक बुद्धि की प्रधानता होती। और अगला जो प्रकार बताया गया है अंत पारस्परिक बुद्धि। अंत पारस्परिक बुद्धि, अंत पारस्परिक बुद्धि किसे कहते हैं? इस बुद्धि का उपयोग प्रायः व्यक्ति जो करता है सामाजिक व्यवहारों में करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति प्रायः सामाजिक व्यवहारों में करता है। किस बुद्धि का प्रयोग? तो अंत पारस्परिक बुद्धि का प्रयोग। और बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया था, इसी सिद्धांत में एक और बुद्धि का जो प्रकार बताया गया था उस बुद्धि का नाम है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि आप बता सकते हैं प्राकृतिक बुद्धि के बारे में कि पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति जो व्यक्ति संवेदनशील होता है उस व्यक्ति में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। यानी पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति जो व्यक्ति संवेदनशील होता है उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है?
तो प्राकृतिक बुद्धि की प्रधानता होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको हो सकते हैं वनस्पति विज्ञानी, किसान, वनस्पति विज्ञानी, शिकारी, पर्यटक आदि। ये लोग या इन लोगों में किस बुद्धि की प्रधानता होती है, तो प्राकृतिक बुद्धि की प्रधानता पाई जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति यानी इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को परखने के लिए करता है। प्राकृतिक सौंदर्य को परखने के लिए किस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति करता है, तो प्राकृतिक बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके बाद अगला जो प्रकार है अगला जो प्रकार बताया गया है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति आत्मबोध एवं स्वयं के भावना व कौशल को जानने के लिए करता है। किस बुद्धि का प्रयोग, तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग। एक बार फिर से अंतःवैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति आत्मबोध तथा स्वयं की भावना को जानने व अपने कौशल को जानने के लिए किस बुद्धि का प्रयोग करता है, तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग करता है। इस प्रकार यह बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये जो सिद्धांत दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर का एक पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसी पुस्तक में इस सिद्धांत को दिया गया था जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। फ्रेम्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक में हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको कहा जाता है बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांत पढ़ा। एक कारक का सिद्धांत जो दिया गया था बीने महोदय के द्वारा, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा, द्विखंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा, त्रिखंड का सिद्धांत भी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, और जो बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ये जो सिद्धांत है आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और आल स्टेट टेट जो एग्जाम होते हैं उनके लिए उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।